अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर CNS का सेकंड चैप्टर, एंजायोलिटिक एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। तो क्या कह रहे हैं कि डिसऑर्डर्स जो भी हमारे जिसमें एंजाइटी आ गया वो एक मेंटल डिसऑर्डर है। एंजाइटी हमारा एक अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ टेंशन, एप्रीहेंशन एंड अनईजीनेस है। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमें टेंशन, एप्रीहेंशन और अनईजीनेस होता है कि ऐसा खौफ होता है कि उसका या तो सोर्स पता होगा कि हाँ भाई हमें हमारी ज़िंदगी में ये टेंशन है तो एंजाइटी हो गई, ठीक है, या फिर हमें सोर्स ही नहीं पता और फजूल की ओवर थिंकिंग वगैरह से हम अपने मसले मसाइल कर रहे हैं। द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ सिवियर एंजाइटी आर सिमिलर टू दोज ऑफ फेयर। अब कह रहे हैं कि जो भी इनके सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल फेयर जैसे ही हैं, जैसे कि टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, ट्रम्बलिंग एंड पाल्पिटेशंस। ये एक सिंपैथेटिक एक्टिवेशन इसमें क्या हो जाती है, इन्वॉल्व होती है, मतलब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, सिंपैथेटिक प्रोसेस पूरा चल रहा होता है। अब हमारे पास जो भी एपिसोड्स आते हैं एंजाइटी के वो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, एंड डू नॉट वारंट ट्रीटमेंट, और इसमें कोई ट्रीटमेंट हमारी सिग्निफिकेंस नहीं होती। हाउएवर कुछ ऐसी कंडीशंस जिसमें सिवियर क्रॉनिक एंड डेबिलिटेटिंग एंजाइटी अगर हो गई तो फिर हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे देते हैं। मतलब एक रहती टेंशन है और सिवियर तक पहुंच गई तो फिर एंटी एंजाइटी ड्रग्स दिए जाएं, जिसे हम एंजायोलिटिक ड्रग्स भी कहते हैं, एंजायोलिटिक ड्रग्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, एंड सम फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी फॉर्म्स होती हैं इस ट्रीटमेंट में कि साइकोथेरेपी की जाती है। बिकॉज मैनी एंटी एंजाइटी ड्रग्स ऑल्सो कॉज सम सेडेशंस। अब कह रहे हैं कुछ भी जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं काफ़ी वो सेडेशन कॉज करवाती हैं, तो फिर हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो भी हैं उन्हें हम दो पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो एंजायोलिटिक मतलब कि एंजाइटी को ही ट्रीट करने के लिए, ठीक हो गया, और दूसरे किस कंडीशन में, हिप्नोटिक कंडीशन में के लिए भी हम यूज़ करते हैं, स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट्स की तरह भी यूज़ करते हैं कि भाई कोई इंसोम्निया वाली कंडीशन है तब भी आप दे दो उन पेशेंट्स को, ठीक है। तो फिर ये तो एक हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन कि भाई ऐसा क्या होता है कि हमें एंटी एंजाइटी देना पड़ता है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो एजेंट है वो है बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स जो हैं वो हमारी एंजायोलिटिक ड्रग्स हैं, और ये हम आप जो यूज़ करते हैं वो किन की जगहों पर यूज़ करते हैं, बार्बिचुरेट्स और मैप्रोबमेट, ठीक है। बार्बिचुरेट्स एंड मैप्रोबमेट, इन दोनों की जगहों पे हम बेंजोडाइजेपिन यूज़ करते हैं। इन दोनों के बजाय हम बेंजोडाइजेपिन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि बेंजोडाइजेपिन हमारे पास एक सेफ़र और इफेक्टिव एजेंट है। बेंजोडाइजेपिन कॉमनली यूज़ हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ये बेस्ट चॉइस है एंजाइटी और इंसोम्निया की, ठीक है। अब कह रहे हैं कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स एंजायोलिटिक एक्शन के साथ साथ सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स भी होते हैं, और ये हम कई केसेस में यूज़ करते हैं। कई एंटी डिप्रेसेंट्स दो एक्शंस रखते हैं, एक तो एंजायोलिटिक एक्शन, दूसरा सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स हैं और एंटी हिस्टामिन्स हैं, ये हम इंसोम्निया वाली कंडीशन में ही प्रेफर करते हैं कि किसी को इंसोम्निया है, ठीक है, मतलब एंजाइटी नहीं है, सिर्फ इंसोम्निया है कि नींद नहीं होती, तो फिर आप नॉन बेंजोडाइजेपिन्स दोगे, ठीक हो गया। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होगा इनका, कह रहे हैं कि जो भी टारगेट्स हमारे बेंजोडाइजेपिन के हैं वो बिल्कुल ही गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर पे जाके एक्ट करते हैं। उनका टारगेट क्या होता है कि हमने गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर पर एक्ट करना है। अब जो गाबा है, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड मतलब कि गाबा, कौन से टाइप, गाबा ए। गाबा जो है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हमें पता है, ठीक है, मैं पीछे भी ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में। अब कह रहे हैं गाबा रिसेप्टर्स किसके बने हुए होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा सब यूनिट्स के, 5 सब यूनिट्स होते हैं। फिर उनकी भी सब टाइप्स होती हैं, जो कि जैसे कि अल्फ़ा की 6 सब टाइप्स होती हैं, ठीक हो गए। और ये मौजूद कहाँ होते हैं, ये गामा बीटा और अल्फ़ा ये होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे मौजूद, ठीक हो गया। मतलब कि ये रिसेप्टर्स कहाँ हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में है, प्री साइनेप्टिक में नहीं है, पोस्ट साइनेप्टिक में है, ठीक हो गई बात। फिर कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो गाबा आके जब रिसेप्टर पे ऐड होता है या अटैच होता है तो वो क्या करवाता है, कुछ आयोन्स को ओपन करवाता है, मतलब कि क्लोराइड आयोन्स को ओपन करवाएगा, चैनल्स को ओपन करवाएगा, सॉरी। फिर क्लोराइड आयोन्स उनके ज़रिए क्या होंगे, इन्फ्लक्स होंगे। अब जब वो इन्फ्लक्स होते हैं तो क्या होगी, नेगेटिविटी अंदर बढ़ती चली जाएगी, और फिर एक कंडीशन आएगी कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमिशन डिक्रीज़ हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा,
ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल ही नहीं बनेगा तो आगे सारा प्रोसेस नहीं होगा, आगे ये सारी कंडीशंस पे नहीं आएंगी, ठीक है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। फिर हम क्या कह रहे हैं कि गाबा अफेक्ट्स बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक हाई एफिनिटी साइट। बेंजोडाइज़ेपिन क्या करते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन्स क्या करते हैं, गाबा के अफेक्ट को मॉड्यूलेट करते हैं। कैसे, मतलब कि गाबा का एक अफेक्ट तो इनहिबिटरी है, लेकिन इतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाना ये बेंजोडाइज़ेपिन्स का होगा कि बेंजोडाइज़ेपिन्स क्या होगा, क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा गाबा के अफेक्ट को। कैसे कि वो एक ऐसी जगह पे जाके बाइंड होता है जो हाई एफिनिटी रखता है, और वो जगह कहाँ लोकेट कर रही होती है, एट द इंटरफेस ऑफ द अल्फ़ा सब यूनिट एंड गामा सब यूनिट ऑन द गाबा ए रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर का जो अल्फ़ा है और जो गामा है उसी के दरमियान कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो जाके बाइंड होता है, जो कि एक हाई एफिनिटी साइट है, और वो क्या करवाएगा, इंक्रीज़ करवा देगा फ्रिक्वेंसी ऑफ चैनल ओपनिंग प्रोड्यूस्ड बाय गाबा। गाबा तो ओपन करवाता है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना किसका काम है, इसका, बेंजोडाइज़ेपिन्स का काम है। द क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल बेंजोडाइज़ेपिन्स कोरिलेट विद द बाइंडिंग इफेक्ट। अब मतलब ये हमें बता रहा है कि इसका बाइंडिंग एफिनिटी से रिलेशन है ना, कि अगर ये बाइंड हो गया तो ये एफिनिटी बढ़ा देगा गाबा रिसेप्टर की। ऐसा ही है फॉर द गाबा रिसेप्टर क्लोराइड आयन चैनल कॉम्प्लेक्स। अब इसके एक्शंस पढ़ेंगे हम।